कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में टी बाई स्टूडेंट में। हाँ, ये वीडियो आने में थोड़ा समय लग गया, थोड़ी अनेक परिस्थितियाँ आ गई थी। आज हम लोग क्लास 10 का दूसरा लेक्चर आज शुरू करने जा रहे हैं भाई। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे मतलब इसकी परिभाषा क्या है, लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, पिछले टॉपिक में हम लोग ये देख लिए थे भाई, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमने देख लिया था भाई। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे भाई। हाँ, तो इसकी हमने क्या कर देखा था भाई, परिभाषा देख लिया था, परिभाषा देख लिया था, और क्या देख लिया था भाई हमने, पहचान देख ली थी। यही दो चीज़ें हमने देखे थे भाई, परिभाषा और पहचान। आज हम लोग डिस्कस करने जाते हैं रासायनिक समीकरण। क्या डिस्कस करेंगे भाई, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, तो उसी को हम और इसको लिखते कैसे हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं रासायनिक समीकरण। क्या डिस्कस करेंगे भाई, रासायनिक समीकरण। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा खूब अच्छे से किसी एक कमरे में, बंद कमरे में, ताकि ये लेक्चर आपको ढंग से समझ में आए, ठीक है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में उपयुक्त, ठीक है, क्या ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में उपयुक्त अभिकारक तथा उत्पाद के यौगिकों को उनके सूत्रों के द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। समझे जी। रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रिया में उपयुक्त अभिकारक और उत्पाद के उनमें उपस्थित यौगिकों के सूत्रों के द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। लिख दें, रासायनिक अभिक्रिया में उपयुक्त अभिकारक एवं उत्पाद में उपस्थित यौगिकों का उनके सूत्रों के द्वारा, उनके रासायनिक सूत्रों, ज़्यादा अच्छा रहेगा, रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये वाली बात क्लियर है भाई। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब बच्चों को लगता है कि सीधे सीधे इसकी परिभाषा क्या होती है, बस कुछ ना, परिभाषा जो आप समीकरण में उपयुक्त कर रहे हो यौगिक अभिकारक और उत्पाद में, उनको क्या करना है भाई, उसके क्या करना है भाई, रासायनिक सूत्रों के द्वारा उसको लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। समझे जी। अच्छा, जैसे हमने पहले उस वाले में क्या किया था भाई, जो हमने एक क्या किया था, क्रियाकलाप किया था, उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम को हम क्या किए थे भाई, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन, ठीक है, के साथ हमने अभिक्रिया कराई दी थी, तो हमें मिला था भाई मैग्नीशियम, क्या मिला था भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। हाँ जी, यही प्राप्त हुआ था ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यदि रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण में हम उसको क्या करेंगे भाई, सूत्रों के द्वारा। मैग्नीशियम का सूत्र ये होता है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2, O नहीं लिखेंगे,
कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा वो पूरे इन्वायरमेंट में, पूरी पृथ्वी पर। वो जब भी एग्जिस्ट करेगा हमेशा O2 के रूप में। ये हम कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, बनेगा क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह है आपका क्या है भाई, रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण। ये वाली बात क्लियर है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब हम इसके कुछ नियम्स हैं भाई, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे नोट हो गया जी, ठीक, मिटा दें। इसके कुछ नियम हैं, जैसे पहला नियम है, जैसे अभी ऐसे रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं तरफ लिखते हैं, हमेशा बाईं तरफ, हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। उत्पाद को कहाँ लिखते हैं भाई, दाईं ओर लिखते हैं। ये वाली बात क्लियर है जी। जब भी हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे भाई, एक्चुअल में तुम्हें इसको आगे यहाँ पर ऐसे बना देना भाई, रासायनिक समीकरण लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको ये हेडिंग बना सकते हो, हालांकि कोई मेन हेडिंग नहीं है। ये ऐसे नहीं पूछेगा रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, ये नहीं पूछेगा जल्दी। वो ज़्यादातर ये पूछेगा रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा देती है, संतुलित रासायनिक समीकरण पर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो दूसरी बात है, जैसे अभिकारक तथा उत्पाद के यौगिकों को यौगिक हो सकते हैं भाई, अथवा परमाणुओं को धन चिन्ह के द्वारा जोड़ कर लिखते हैं, ये ध्यान दो, अभिकारक में भी होगा, उत्पाद में भी होगा। ये वाली बात क्लियर है जी, समझे। अच्छा, तीसरी बात जो है, जो तीर जो है आपका का भी, तीर जो एरो दिखाई रहा था, ये क्या करता है भाई अभिक्रिया में, तीर अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तीर क्या करता है भाई, अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये वाली बात क्लियर है जी, हाँ जी। जैसे अब ध्यान दो, अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसे हम ले रहे हैं NaCl ले लिए, प्लस H2O ले लिए, और इससे बना दिए भाई NaOH बन गया, NaOH बन गया, Cl2 बन गई, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान दो, तो क्या हमने पहला काम किया भाई, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी होंगे ये क्या होंगे भाई, अभिकारक। ये अभिकारक किस साइड लिखे गए होंगे, अभिकारक हमेशा किस साइड लिखे गए होंगे भाई, बाईं ओर। किस साइड भाई, बाईं ओर। इसी को हम बोलते हैं LHS। क्या बोलेंगे भाई, LHS। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, इधर का है उत्पाद है, ये भाई उत्पाद है, उत्पाद को हम क्या रखेंगे भाई, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। वाली बात क्लियर है, राइट हैंड साइड, यानी इसको हमेशा दाईं तरफ लिखेंगे, इसको हमको हमेशा किस तरफ लिखेंगे भाई, दाईं। और दूसरी बात क्या करा, अभिकारक तथा उत्पाद की यौगिकों के बीच कौन सा चिन्ह लगा है भाई, थोड़ा देखो कौन सा चिन्ह लगा है, धन का चिन्ह लगा है, समझी। अच्छा, ये वाली बात क्लियर है। अब ये तीर क्या दिखा रही है, क्या दिखा रहा है, तीर जो है वो ये दिखा रही है, इस साइड को मिलाया गया है, मतलब इन दो उत्पादों को मिलाया गया है, जिसके परिवर्तन के उपरांत क्या बना है, कुछ नया पदार्थ इस साइड बना है।
तो हमेशा तीर क्या करेगी, अभिक्रिया की दिशा दिखाएगी किस तरफ से अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, अर्थात इस तरफ, यानी कि NaClH2O को मिलाकर NaOH Cl2H2 को बनाते हुए इस तरफ की दिशा दिखा रही है। ये वाली बात क्लियर है, हाँ या नहीं, ये वाली बात क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, ये 3 ठो आपको पॉइंट याद रहेंगे, टेंशन ना आए कि मतलब लिखते कैसे हैं, यही रूल्स हैं NCERT में जो डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, आगे चलिए, जो आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है, ऐसा कोई वर्ष ना बीता है अभी तक जहाँ पर पूछा ना गया हो। ये वाली बात क्लियर है। कौन सा ऐसा चीज़ थोड़ा बताइए तो, ऐसा कौन सा है, हमें नहीं पता है तो दिखा रहे हैं आपको कौन नहीं पता है, क्या नहीं पता है। और शायद उसमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन लगी रहती है भाई, देख रहे हैं। तो उसी का नाम है रासायनिक, या ऐसे कह लो संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण पढ़ना है भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण। और देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का तो मतलब समझ रहे हैं ना, बैलेंस, दोनों तरफ का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअल में ज़रूरत क्या है अभिक्रिया में इसकी। अच्छा, ज़रूरत इसलिए आ गई थी, तो आप 9th में पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, एंटोनी वान लेवासिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कौन दिया था भाई, एंटोनी वान लेवासिए। वो क्या कहते हैं, ब्रह्मांड में यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, यहीं पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें द्रव्यमान का तो ना तो विनाश होगा ना ही सृजन। ना तुम द्रव्यमान अपने मन चाहे बना सकते हो, और ना ही तुम क्या कर सकते हो, द्रव्यमान को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यदि उसका कोई पालन नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात है, वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के क्या है, खिलाफ है, विपरीत है। ठीक है, तो फिर वह रासायनिक अभिक्रिया क्या करेगी, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझे जी, ये वाली बात क्लियर है। इसीलिए आया संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होगी, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में उपयुक्त, ठीक है, अभिकारक, ठीक है, उपयुक्त अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं और द्रव्यमानों की संख्या बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भी, बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आज यहीं पर हम लोग इसी को पूरा समझने में समझ के पूरा डिस्कस खत्म कर देंगे। ठीक, चलिए भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में उपयुक्त अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं और उसके द्रव्यमानों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसी अभिक्रिया को रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसा क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। मैक्सिमम तौर पर पूछा गया भाई, बोर्ड में आएगा ये 100% पूरी मतलब कि गारंटी रहती है। हर एक प्रेडिक्शन वाले को या हर एक टीचर को लगता है यहाँ सवाल आएंगे, यहाँ पर ना आए बहुविकल्पी में आ जाएंगे, 1-2 नंबर में आएंगे, 3-4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आना तो जरूर है इनको। देखो, इस तरह प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि नहीं ये 100% आएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे अब यूपी के कहा है कि मतलब यूपी बोर्ड के लिए जैसे पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कम से कम एक पेपर के 7 सेट बनते हैं। अब एक पेपर के 7 सेट बनेंगे, तो अब एक प्रश्न किस में जाएगा ये तो टीचर को थोड़ी पता होता है।
समझे जी। तो इसलिए जो हाँ आएगा तो जरूर, अभी किसके में आएगा ये किसी को नहीं पता है, समझे जी। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया भाई। रासायनिक अभिक्रिया में उपयुक्त अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं और द्रव्यमानों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, संतुलित। मिटाएं 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 मिटाएं, चलो जी जल्दी मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन में कैसे हम संतुलित करेंगे भाई, कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले Mg + O2 क्या कर लिए जी, MgO, ठीक है, ठीक है, MgO, ठीक है। इसको तुम क्या कर लिए फटाफट, कि मतलब ये क्या समीकरण संतुलित है, क्या है हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि इधर देखो भाई मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है, इधर मैग्नीशियम कितना है, ठीक है, 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। देखो ये दोनों मतलब एक कहानी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं, जबकि हमने अभी रासायनिक संतुलित समीकरण में हमने कहा देखा भाई, दोनों तरफ के क्या होने चाहिए, अभिकारक तथा उत्पादों की क्या होने चाहिए, परमाणु संख्या, परमाणु क्या होना चाहिए, परमाणु का नंबर, और क्या होना चाहिए भाई, उसके द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान 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 होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, समझे जी, पहली बात क्लियर। तो इसी के लिए हम लोग एक और विधि का डिस्कस करेंगे भाई, उस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल। तो छोटी सी प्यारी सी हेडिंग डाल दीजिएगा, हीट एंड ट्रायल विधि। विधि कौन सी विधि, ओ सर थोड़ा अच्छे से लिखा करिए, मज़ा नहीं आता है। हीट एंड ट्रायल विधि, कौन सी विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। तो इसके कुछ नियम हैं, ठीक है, जैसे प्रथम चरण में बॉक्स बनाना, अब हम बताएंगे कैसे किया जाता है। द्वितीय चरण में क्या करेंगे भाई, द्वितीय चरण में परमाणुओं की गिनती करना, परमाणुओं की गिनती करना। एक्चुअली 2 ये 3 इसके चरण है रियल में, ठीक है, और उसी को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तृतीय चरण में गुणा एवं भाग का उपयोग करके, भाग का उपयोग करके परमाणुओं को बराबर करना, समझे। इसके 3 चरण हैं, ठीक है, 3 ठो ध्यान दो भाई, ये नियम है इसके। पहले क्या कर लोगे तुम, फटाफट एक ठो बॉक्स का बनाओगे, बॉक्स सबको क्या कर लोगे, बॉक्स बना लोगे, सभी यौगिकों को, चाहे उत्पाद के हो चाहे क्या होंगे अभिकारक, कहीं के भी, ठीक है, कहीं के भी हो, कहीं के भी, समझे, ठीक है। तो द्वितीय चरण में परमाणुओं की क्या करनी है, गिनती करनी है, 1 2 3 4 कितने नंबर में परमाणु यहाँ पर अभिक्रिया में उपयुक्त किए। तीसरे चरण में क्या करना है, गुणा एवं भाग का उपयोग करके परमाणुओं की संख्या को और उसके द्रव्यमान को क्या करना है, बराबर करना है। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, इसमें देखो बराबर ना है, ठीक है, या तो तुम देखो भाग दे दो, ठीक है, सर जी इसको 1/2 कर दें, सीधा सीधा ये बराबर हो जाएगा। देखो 2 से खत्म हो गया, समझे जी, 2 से खत्म हो गया। अब देखो मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1, इस तरह तुम बराबर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और विधि है, ठीक है, एक और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। सर जी कब इसी को लेकर आप परेशान कर रखे हैं, नहीं दूसरा लेंगे, जरूर लेंगे, कहाँ टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। और नोट करते रहिए भाई, हर एक पॉइंट को ध्यान से नोट करते रहिएगा, कुछ करना नहीं, इसी विधि तुम 2-3 बार रिपीट कर लो। यदि तुम इस पर प्रैक्टिस कर दिए हीट एंड ट्रायल विधि पर, तो तुमको देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा कौन क्या कहाँ लगेगा, समझे जी। कौन सी विधि भाई, हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा भी, हीट एंड ट्रायल, ए सर कैसे घुमा कर लिख रहे हैं, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा,
इस विधि में हमें पहले क्या बनाना है, बॉक्स। हम जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक Fe है, कहाँ पर है अभी, एक Fe है, ठीक है। इसको हम क्या किए हैं भाई, H2O के साथ अब क्रिया कराएं। एक्चुअल में ये क्रिया है संक्षारण की, ठीक है। संक्षारण की कैसे संक्षारण होता है, थोड़ी देर बाद ये क्या करता है, ये Fe3O4 बना लेता है, साथ में कार्बन रिलीज कर देता है हाइड्रोजन, ठीक है। समझे जी, ये आपका रासायनिक समीकरण है। अब इसी को संतुलित करना है। क्या ये संतुलित है? नहीं, ये संतुलित समीकरण नहीं है। तो इसके लिए हमें पहला चरण में भाई मान लो फर्स्ट पद, पहला स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप देखो क्या अपना रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले चरण में क्या लिखा था, इसके लिए हमें भी सिंपल का सब पहले फटाफट बॉक्स बना दीजिए। क्या बनाना है, बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। फटाफट बॉक्स बना दिए। फिर सर दूसरे स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे और क्या करेंगे, गिनती करेंगे। यही तो करना है, गिनते रहो, बराबर करते रहो। गिनना है, पहले अभिकारक को गिन लेते हैं भाई, फिर उसके बाद उत्पाद को हमेशा। अच्छा, अभिकारक को हम हमेशा LHS लिख सकते हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया तो भाई अभिकारक को हमेशा किस साइड लिखते हैं भाई, बाईं तरफ। अब बाईं तरफ को हम क्या कहते हैं भाई, LHS। इसको क्या कहते हैं भाई, RHS। कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन ना रह जाए भाई थोड़ा सा भी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन रही तुरंत कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत अगर हो तो। इधर देखो Fe के नंबर कितने हैं भाई, 1। हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं सर, 2। ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं सर, 1। अच्छा, RHS की तरफ देख लो भाई, Fe के नंबर कितने हैं सर, 3। ऑक्सीजन पहले सर हाइड्रोजन लिखिए ताकि बराबर बना रहे। हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं सर, 2। ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं सर, 4। समझ में आज 1 सर बराबर नहीं हो रहा था। तृतीय थर्ड स्टेप अपना लो अब, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे भाई। देखो अच्छा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो 3 से गुणा, ए गुणा कर दिए, ठीक है। ए का कर दिए भाई, गुणा कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो गुणा करने की आवश्यकता ना है, इसमें थोड़ा ध्यान दो, गुणा कर दिए, ठीक है। इसमें भी गुणा करते 4, अब ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। एक बार तुम फिर से चौथे स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या करो, फिर से तुम समीकरण को लिखो। क्या करो, पुनः समीकरण लिखना। क्या करना है भाई, पुनः समीकरण को लिखना है। ध्यान दो, पुनः समीकरण को लिखने का मतलब क्या है भाई, ध्यान दो, Fe तुम लिख लिए, अब तो तुम गुणा कर लिए हो। ध्यान दो, ये बॉक्स अभी भी हटा नहीं है, ये ध्यान रहे, ये बॉक्स हटाना नहीं है। अच्छा, बॉक्स में पहले कर लेते हैं, Fe3O4 फेरिक, ठीक, प्लस H2, ठीक है। इसको भी सर बॉक्स में कर दीजिए, हाइड्रोजन को क्यों हटा रहे हैं, ठीक है। हमने गुणा किस में किया भाई, देखो Fe हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहली बात क्लियर है। अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत ना। और कहीं पर मल्टीप्लाई किए, ध्यान दो, यहाँ पर भी गुणा किए हैं, यहाँ पर भी गुणा किए। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कभी अंदर मत गुणा करिएगा, जब भी उसको गुणा करिएगा वो यहाँ पर प्लस है आपका, 4 गुणे यहाँ कर दीजिएगा। फिर से आप क्या करो, 5वें स्टेप में, 5th स्टेप में, यानी 5वें चरण में हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, गिनती। फिर से गिनती कर लो। अरे सर कितनी बार गिनती करेंगे, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो। यदि जिसको पहली बार अगर जो पढ़ रहा होगा तो सिंपल सी बात है, उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एकदम थोड़ा अच्छे से पढ़ो ना, ढंग से पढ़ो हर एक चीज़ को, ताकि फिर कभी कंफ्यूजन रह ही ना जाए, ठीक है। तो इसमें हम गिनती करेंगे। फिर देखो Fe इस बार कितना हो गया भाई सर, अब तो गुणा कर दिए, 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, यही इसी के लिए गिनती करवा रहे हैं। देखो अब हाइड्रोजन की नंबर चेंज हो गए। फिर उसके बाद कौन था अभी, ऑक्सीजन 4, ठीक है। अच्छा, इधर के ध्यान दो, ए था हमारा LHS, कौन था, LHS। अच्छा, फिर इधर भी देखो, Fe नंबर 3, हाइड्रोजन नंबर 2, फिर उसके बाद क्या है भाई, फिर उसके बाद ऑक्सीजन नंबर 4। सर ए बराबर है क्या, हाँ जी बराबर है क्या, ये दोनों सब बराबर है। तो दिक्कत किसमें है भाई सर, इसमें है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए सर, 4 दूना 8 कर दीजिए, समझे जी। तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्या सब के सब बराबर हो गए क्या, देखो 3 3, अब ये भी कहा जाएगा बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई फिर तुम चाहो तो छठवां स्टेप लिख सकते हो। इतना पहली बात समझ में आया जी। पहले हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया, बॉक्स बनाकर फिर दूसरे चरण में हमने क्या कर दी, गिनती कर दी। तीसरे चरण में आकर हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। जब चरण में क्या किए हैं, गुणा, क्या किए हैं भाई, गुणा कर दिए हैं। फिर चौथे चरण में हमने फिर से समीकरण को क्या कर दिया, लिख दिया। देखें कि हमने जहाँ जहाँ पर गुणा किए क्या अब बराबर हो गए। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं थी। जब हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं थी तो हम पाँचवें स्टेप में फिर से उसकी काउंटिंग करके, अब ध्यान दो, फिर छठवें स्टेप पे आप चाहो तो फिर से गुणा कर लिए। अब हम देखते हैं, ठीक है, ये कौन सा स्टेप था भाई, छठवां स्टेप में फिर से क्या कर रहे हैं, गुणा। 6 स्टेप में क्या किए हैं, फिर से गुणा। ये वाली बात ध्यान रहे, 6 स्टेप में गुणा किए हैं। अब चलें भाई, मिटाए, थोड़ा इसको मिटाए। अच्छा ऊपर लिख दें भाई, ऊपर लिख दे, ऊपर लिख दें। अच्छा अब देखो 7वां स्टेप, 7th स्टेप, बस इतना स्टेप है, ज़्यादा स्टेप नहीं लेना सर, बहुत ज़्यादा स्टेप लेनी है, ठीक। अच्छा फाइनली अब लिख दो, अब क्रिया को कितना है, 3 EFP बॉक्स में है, ठीक है। तुमने गुणा कर दिया, फिर उसके बाद प्लस H2O था, बॉक्स में था, ठीक है। अच्छा ये कितने 4 मॉलिक्यूल हो गए थे। अच्छा फिर उसके बाद देखो, फिर EFP3O4, ठीक है। ये भी तुम्हारे बॉक्स में भी रहने दो, ठीक है। प्लस अब देखो 4 से तुम क्या कर दिए, गुणा कर दिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाँ जी, हाइड्रोजन के साथ कर दिए गुणा। अब ध्यान दो, काउंटिंग कर लो फिर से एक बार, ठीक है। काउंटिंग कर लो तो देखो EFP3, हाइड्रोजन 8, ठीक है, ऑक्सीजन 4, Fe3, हाइड्रोजन 8। अब ध्यान दो भाई, ऑक्सीजन 4। सर बराबर है क्या, बराबर है, बराबर है क्या, बराबर है, बराबर है क्या, बराबर है। हो गया जी। इसी को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम यह लिखेंगे, यह समीकरण, यह समीकरण, यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है। कौन सा है भाई, यह समीकरण संतुलित है। तो एक्चुअल में समीकरण को हम ऐसे अब लिखेंगे, अब बॉक्स हटा देंगे, ठीक है। लिखेंगे प्लस 4H2 एरो, ठीक है, फिर Fe3, ठीक है, O4 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2। यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है। ये वाली बात क्लियर है जी। एक तो होमवर्क लिए लेते जाओ सर जी, होमवर्क में क्या पढ़ाएंगे, होमवर्क में क्या पढ़ना। अच्छा होमवर्क में थोड़ा देखो भाई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन लिखे थे, देखो NaCl, ठीक है। इसको किस में डाल दिए थे भाई, पानी में। नमक को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, अरे सर नमक को पानी में डालेंगे तो थोड़ा देखिएगा सर इसके आयंस बनेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। परंतु हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। कहाँ करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। अपघटन मतलब होता है टूटना। तो ध्यान दो, एक्चुअल में होता है, ध्यान दो, यहाँ से क्या होते हैं, Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, ठीक है। और यहाँ से EH प्लस में टूटता है और OH माइनस में। तो रियलिटी ये थी कि A आकर इसके साथ जुड़ जाते हैं, परंतु A इसके साथ नहीं जुड़ते हैं। A क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस है तो एक कैथोड पर निकल जाता है गैस के रूप में। कहाँ पर भाई, कैथोड पर निकल जाता है, किसके रूप में, H2 के रूप में। क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। A क्या करेगा, माइनस है तो ध्यान दो, A एनोड पर निकलेगा, एनोड पर निकल जाती है किसके, Cl2 गैस के रूप में, ठीक है। एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। लेकिन अभी सर इसका क्या काम है, अभी तक क्रियाएँ बाकी हैं। तो ध्यान दो, ये बनेगा क्या, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो क्या यह अभिक्रिया बैलेंस है, यह होमवर्क में या तुम का लो, इसको कमेंट में कर भेजना है, इसको बैलेंस करके भेज दीजिएगा, ठीक है। और भी हम इसको आपको एग्जांपल देंगे, जैसे 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 हम दे दिए भाई EMgOH हो गया, ऐसे कर लो, CaO प्लस H2O, ठीक। ये बनाएगा CaOH।
तो बताना ये अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं, हाँ या नहीं केवल जवाब देना है। ठीक है, इसको थोड़ा बताना है कि क्या किया गया है। ये क्या किया, चूना पत्थर को पानी में मिलाया गया है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर को क्या किया गया है, जल में मिलाया गया है, तो ये बनाया क्या है, बूझा चूना, बूझा हुआ चूना। ठीक है, क्या बना है भाई, बूझा हुआ चूना। तो ये बताना है कि इसमें क्या सब बैलेंस है या नहीं, यह क्रिया संतुलित है या नहीं। और भी हम एग्जाम्पल लेकर अगले लेक्चर में आ रहे हैं। आज का लेक्चर बस मैं यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहिएगा और भी बहुत बढ़िया से इस वीडियो को फैलाते रहिएगा और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा पेपर में आने वाले, और अगला लेक्चर बहुत जल्द ही आ रहा है। धन्यवाद।